Welcome to Physics Pathshala. Today we are going to start a new chapter, Physics of gaseous state. Under this chapter, we will learn a brief introduction of concept of a ideal gas. Then we will discuss gas laws, various type of gas laws and their implications. After that, we will get into the ideal gas equation. After discussing ideal gas equation, we will ponder about degree of freedom. What is degree of freedom and how many different molecules, different type of molecules have different degree of freedom. So what are their numbers and what is the use of degree of freedom. Then we will discuss internal energy of an ideal gas. Ideal gas की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, वो किसको क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या वो किन किन फिजिकल वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है, वो पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. आफ्टर दैट वी विल गेट इनटू द मोलर हीट कैपेसिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी. स्टैंडर्ड जो है वो हम पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. उसके साथ ही जनरल मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ेंगे, जो कि किसी भी इन जनरल प्रोसेस के लिए ट्रू होगी. ठीक. और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस. क्या होती है आइडियल गैस? ठीक. ए गैस दैट हैज नो शेप एंड साइज एंड कैन बी कंटेन्ड इन ए वेसल ऑफ एनी शेप और साइज. जो गैस है उसका अपना कोई शेप और साइज नहीं होता. ठीक. लिक्विड सॉलिड का अपना शेप भी होता है, अपना साइज भी होता है. लिक्विड का अपना शेप नहीं होता लेकिन अपना साइज होता है. ठीक है, वो किसी भी शेप में आ सकता है लेकिन उसका एक साइज है. लेकिन गैस जो होती है ना उसका कोई शेप होता है, नहीं कोई साइज होता है. जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप और साइज ले लेती है. ठीक. इट एक्सपेंड इंडेफिनेटली एंड यूनिफॉर्मली टू फिल द अवेलेबल स्पेस. जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करोगे, जिस भी सिलेंडर में आप उसको फिल करोगे, वो उसमें एक्सपेंड करके उसी का शेप और साइज उसी का शेप और साइज वो ले लेगी. ठीक. और गैस क्या करती है, गैस अपनी सराउंडिंग, गैस के मॉलिक्यूल सराउंडिंग वॉल पे हिट करके उस पर क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. ठीक. तो ये तो नॉर्मल गैस के बारे में हो गया. आइडियल गैस क्या? आइडियल गैस जिसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉइंट मासेस मानते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम 0 मानते हैं. ठीक. तो पहला पॉइंट क्या समझ में आया आपको आइडियल गैस का, कि जिसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी होंगे, जो भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पॉइंट मासेस. पॉइंट मासेस का मतलब हुआ दे हैव मास विदाउट वॉल्यूम. ऑलमोस्ट 0 वॉल्यूम होता है. मास विदाउट वॉल्यूम, ये आइडियल गैस का कंसेप्शन है. एक्चुअल में तो रियल में तो कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है. ठीक है. तो ये सिर्फ क्या एक कंसेप्ट है जो कि थ्योरी को आगे, काइनेटिक थ्योरी को, थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी को डेवलप करने के लिए वेरी यूजफुल है. तो मॉलिक्यूल्स एटम्स जो होते हैं पॉइंट मासेस होते हैं, दे आर हैविंग मास विदाउट वॉल्यूम. ठीक. सेकंड पार्ट क्या है, एंड दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. आपस में उनमें कोई फोर्स नहीं लगता. दे, मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटम्स के बारे में बात हो रही है. दे डू नॉट exert any force on each other. जब कोलिजन होगा सिर्फ तब फोर्स लगेगा. ठीक है, वैसे कोई फोर्स नहीं लगेगा. जैसे एक मान लिया एटम यहां है,
या एक मॉलिक्यूल वहां एक मॉलिक्यूल यहाँ, अभी इनके बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के टाइम पे फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स होगा, इलास्टिक कोलिजन होता है, E इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का आपस में और मॉलिक्यूल्स का वॉल के साथ, जिस कंटेनर में वो होंगे उस कंटेनर के वॉल के साथ जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं। ठीक, आपस में जब कोलाइड करेंगे वो भी इलास्टिक कोलिजन होगा, और जब ये वॉल से जाके कोलाइड करते हैं, वॉल से टकरा के वापस आते हैं, तो ये कोलिजन भी क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे कोलाइड करेंगे उस मोमेंट पे डेफिनेटली फोर्स लगेगा, अदरवाइज वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। ठीक, तो ये ब्रीफ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आइडियल गैस के। ठीक है, एक चीज और समझ लेनी है, परमानेंट गैसेस, कई बार टर्म यूज करते हैं परमानेंट गैसेस, तो वो गैसेस जिनको आसानी से लिक्विफाई आप नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस, ये टर्म कई बार यूज होता है, परमानेंट गैसेस। द गैसेस सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम which cannot be liquefied easily are called permanent gases। क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इन गैसेस को आप इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं परमानेंट गैसेस। ठीक, आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो रियल गैसेस किस केस में शो करती हैं, तो वो ढंग से समझना आपको। अगर कोई भी रियल गैस है आपकी और अगर उसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम होने का मतलब होगा प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक, लो डेंसिटी पे, लो डेंसिटी पे इनका जो रियल गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो ऑलमोस्ट किसके बिहेवियर की तरह होता है, आइडियल गैस के बिहेवियर की तरह होता है, यानी वो आइडियल गैस के करीब पहुंच रही होती है। जैसे जैसे उनकी डेंसिटी कम होती जाती है उनका बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के क्लोज और क्लोज होता जाता है। लो डेंसिटी तभी पॉसिबल है प्रेशर हो बहुत कम और टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा, तभी क्या होगी, उसकी डेंसिटी जो होगी वो बहुत लो होगी। प्रेशर बहुत कम रखना है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना है ताकि गैस एक्सपेंड करे। ठीक, तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव मोर क्लोजली टू आइडियल गैस। तो ये आपको समझ में आइडियल गैस के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और परमानेंट गैसेस क्या होती हैं। अब हम पढ़ते हैं गैस लॉज। ये बहुत सिंपल होते हैं। हम जितनी भी गैसेस अज्यूम करते हैं अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान, जो भी गैसेस हम अज्यूम करेंगे वो सारी आइडियल गैसेस होंगी, और उन्हीं के हिसाब से ये हम सारे लॉज लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो गैस लॉज में सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है बॉयल्स लॉ। According to this law, for a given mass of a gas, volume of a gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure। क्या क्या चीजें गिवन है, फॉर ए गिवन मास। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है, सब कुछ आइडियल गैस के लिए चल रहा है। ठीक, फॉर ए गिवन मास, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं, जो वॉल्यूम है गैस का वो प्रेशर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक, तो ये जो लॉ है ये क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर, बॉइलिंग से टेम्परेचर आप याद रख सकते हो। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P।
वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब P इंटू वी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब P1V1 इक्वल टू क्या होगा, P2V2, P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक। और ये चलेगा कब, जब आपका टेम्परेचर सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसी को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, वो यूनिफॉर्म रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, प्रेशर पीवी ग्राफ अगर ड्रॉ करें यहां पे, और इसमें एक एक्सिस पे हम रखें प्रेशर और दूसरे एक्सिस पे रखें हम वॉल्यूम, तो वो जो ग्राफ होता है, अब आप यहां से खुद से समझो ग्राफ कैसा होगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरह से बनता है ग्राफ। इस तरह से जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, जब अगर आप ऊपर की तरफ इस ग्राफ पे ऊपर की तरफ चल रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। और अगर आप इस तरफ जाओगे, इस ग्राफ उल्टा होगे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इसका पीवी ग्राफ होता है। इसका जो नाम होता है उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो शेप है उसका नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे अपने हाइपरबोला, उसमें आप पढ़ोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको याद रखना है, कहीं भी इस तरह की क्वेश्चन दी हो, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब x और y में जो रिलेशन बनेगा, या इस एक्सिस में मान लिया x है, इस एक्सिस में मान लिया y है, तो अब जो x और y में रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का रिलेशन बनेगा, ठीक। अगर वॉल्यूम जीरो होगा, ढंग से समझो, अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इन्फानाइट। और अगर प्रेशर जीरो होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन्फानाइट। तो ये जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है इस तरह से। वॉल्यूम अगर जीरो होगा तो प्रेशर कितना जंप कर जाएगा, इन्फानाइट। इसी तरह से अगर प्रेशर जीरो होगा तो वॉल्यूम कितना जंप कर जाएगा, इन्फानाइट। तो ये इसका पीवी ग्राफ हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका पीटी ग्राफ बनाएं, पीटी और वीटी दोनों ग्राफ बनाते हैं, ये मान लिया पीटी ग्राफ है और ये मान लिया वीटी ग्राफ है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट का ग्राफ बनाओगे आप तो डेफिनेटली वो ऐसा बनेगा, और यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर प्रोसेस इस तरह से हो रही है, कोई प्रोसेस की डायरेक्शन ये है, मतलब उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेफिनेटली आइसोथर्मल प्रोसेस है, बॉयल्स लॉ लग रहा है उसमें, और वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपको प्रोसेस दी है, तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसमें आप इस तरह से एरो लगा के रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो आपका जो भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा, टी नॉट है तो टी नॉट ही रहेगा। अगर आप इसमें देखो, इसमें ग्राफ में एरो कैसे लगेगा, डायरेक्शन कैसे आएगी, तो वो ऐसे आएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको एरो नीचे की तरफ लगाएंगे तभी वॉल्यूम क्या होगा, कम। टेम्परेचर आपका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा, टी नॉट रहेगा, ठीक। और इस लाइन को कभी आप बिल्कुल एक्सिस से जोड़ मत देना। इस तरह से जोड़ने का मतलब ये है कि इक्वेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो प्रेशर जीरो से स्टार्ट हुई है, और प्रेशर जीरो पॉसिबल नहीं है। प्रेशर जीरो होने के लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इन्फिनाइट, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक्सिस पे ये जो स्ट्रेट लाइंस वगैरह होंगी, जो भी ग्राफ्स होंगे, ये एक्सिस पे कट नहीं कर देना आपको। कट कर देने का मतलब, अगर ये लाइन आपने पूरे नीचे तक कट कर दी यहाँ पे, इसका मतलब ये प्रेशर जीरो हो गया। प्रेशर जीरो का मतलब वॉल्यूम इन्फिनाइट, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसको सिर्फ हम इतना ही बनाएंगे। तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बॉयल्स लॉ में एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर
प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, या वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम प्रेशर के। ये जो एक प्रोसेस बनती है इसको कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें जो ग्राफ बनते हैं, पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड गैस लॉ जो है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसको चार्लीज लॉ नहीं पढ़ना है, चार्ल्स लॉ। ये क्या कहता है, ये भी वही फॉर ए गिवन मास, ठीक है, फॉर ए गिवन मास, यानी क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, मास जो है वो फिक्स ही रहेगा। फॉर ए गिवन मास वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर ए गिवन मास, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ गई, एट कांस्टेंट प्रेशर, volume of a gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature. Volume of a gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature, यानी टेम्परेचर आपको किसमें मेजर करना है, केल्विन में। तो ये जो लॉ होता है इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। गिवन मास है, इसका मतलब आपका जो सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम है। सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड। ये तीन सिस्टम आपको पता होनी चाहिए, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, ये मान लिया आपका सिस्टम है, और सिस्टम के बाहर जो भी होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग कहते हैं। ठीक, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। जबकि क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम में मास भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं मास एक्सचेंज हो सकता है, नहीं एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो हमारे अभी हमने जो पहला वाला लॉ पढ़ा बॉयल्स लॉ, और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ, इन दोनों में आपने जो सिस्टम कंसीडर किए हैं वो कैसे हैं, क्लोज सिस्टम, उसमें मास एक्सचेंज नहीं होना, मास सिस्टम का क्या रहना है, कांस्टेंट रहना। इसलिए कह रहे हैं फॉर ए गिवन मास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन, प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस का नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस का नाम होता है आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन T2। तो ये रिलेशन ये सिंपली कह रहा है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का सीधा सा मतलब है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब आइसोबारिक प्रोसेस के तीनों ग्राफ बनाएंगे। पीवी ग्राफ बनाएंगे, पीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे। पीवी ग्राफ बनाएंगे, पीटी ग्राफ बनाएंगे और वीटी ग्राफ बनाएंगे। अब आप देखो जरा, समझो इसको। प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ही क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। और डेफिनेटली ये ध्यान रखना, आपको ये एक्सिस से शुरू नहीं कर देना, थोड़ा दूर हटा के शुरू करना है। एक्सिस से शुरू कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम आपका जीरो था। वॉल्यूम जीरो का मतलब वॉल्यूम जीरो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर वॉल्यूम जीरो हो गया, यहां से देखो, यहां पर ढंग से,
अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो टेम्परेचर भी जीरो हो जाएगा, और 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन करना अभी तक इम्पॉसिबल है। ठीक, 0 केल्विन जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वो आपकी इन प्रिंसिपल उसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। थ्योरेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, थ्योरेटिकली इन प्रिंसिपल थ्योरी में उसको अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो सब छोड़ते हैं। अभी क्या है, पीवी ग्राफ बना रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट, तो मतलब इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। पीटी ग्राफ, फिर से प्रेशर आ गया तो प्रेशर कांस्टेंट, तो वो भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और वीटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ को आप ढंग से देखो, V प्रोपोर्शनल टू टी, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ रहे होंगे, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक, ये डॉटेड मैंने बनाया, ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रेशर कांस्टेंट है, पी नॉट है तो वो पी नॉट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से ये प्रेशर कांस्टेंट है, पी नॉट है तो पी नॉट ही रहेगा। और ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगी, थोड़ा दूर से स्टार्ट करेगी। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब वॉल्यूम जीरो, टेम्परेचर जीरो केल्विन अटेन कर पाना प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों तरीके से इम्पॉसिबल है। तो ये 3 ग्राफ बन जाएंगे। ठीक, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इस तरह के ये ग्राफ बनेंगे। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इसमें एरो इस तरह लग जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, ये अब इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, अभी हम इस आइडियल गैस इक्वेशन लिखी नहीं है इसलिए अभी स्लोप नहीं लिख रहे हैं। जब आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेंगे तो इसकी स्लोप क्या होगी। इस ग्राफ ने हॉरिजेंटल यानी टेम्परेचर एक्सिस से जो एंगल बनाया होगा थीटा, तो उसकी स्लोप यानी टेन थीटा क्या होगी वो भी हम लिख पाएंगे एक बार आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंच जाए उसके बाद। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ या आइसोबारिक प्रोसेस। अब जो थर्ड है उसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है गे-लुसाक्स लॉ। उसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं। ठीक, इस लॉ में क्या है, पहला पॉइंट तो वही, अंडर फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास। ठीक, प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रही है, वॉल्यूम। पहले वाले में आपका जो बॉयल्स लॉ था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब तीसरा वेरिएबल बचा वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम is directly proportional to its absolute temperature. Pressure of a gas at constant volume is directly proportional to absolute temperature of a gas. P proportional to T. और अंडर कंडीशन वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब जिसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो P अपॉन टी ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो तभी पॉसिबल है, या टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सिस्टम आपका कैसा होगा, क्लोज सिस्टम होगा फॉर ए गिवन मास, मास में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो इसके भी हम तीनों ग्राफ बनाएंगे। पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब आप देखो,
वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब पीवी ग्राफ जो होगा वो डेफिनेटली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, पूरी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा, तो मान लिया वो है वी नॉट। पीटी ग्राफ, तो पी अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट है, या फिर आप ऐसा समझो पी टी के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इस तरह से। अगर प्रेशर बढ़ने का हम ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, यानी बनेगी ये स्ट्रेट लाइन ही। उसके बाद वीटी ग्राफ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा। वॉल्यूम किस वैल्यू पे कांस्टेंट है, वी नॉट पे, और प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इसमें एरो इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बन गए आपके, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी तक हमने 3 गैस लॉ पढ़ लिए और 3 ही प्रोसेस पढ़ ली है। हर गैस लॉ की करस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस है। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था वो आइसोथर्मल है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है वो आइसोबारिक है, ठीक, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है वो क्या है आपकी, आइसोकोरिक है। अब जो 4th लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं अगर आपका 2 सैंपल हैं, गैस सैंपल, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर मान लिया टी है, 2 गैस सैंपल हैं, दोनों का टेम्परेचर टी है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का प्रेशर पी और पी मान लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स, दोनों के वॉल्यूम भी मान लिया अगर हम सेम लें, इसका भी वॉल्यूम वी है और इसका भी वॉल्यूम वी है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कैपिटल एन, चाहे गैस आपकी कोई भी हो। एक सैंपल में हाइड्रोजन गैस ली हो, दूसरे सैंपल में आपने नाइट्रोजन गैस ली हो, ठीक है, गैस कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। लिख लेना आपको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अभी तक हमने जितने लॉज पढ़े ध्यान रखना ये सब किसके लिए ट्रू हैं, आइडियल गैस के लिए। और रियल गैस, आइडियल गैस जैसा लगभग जैसा बिहेवियर कब शो करती है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब एट लो डेंसिटी। तो अब हम पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन सिंपली क्या होती है, इन चारों लॉज को, जो चारों लॉज हमने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन चारों लॉज को अगर एक सिंगल इक्वेशन में अगर हमें लिखना हो तो उसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे और उससे देखेंगे क्या चारों लॉ उससे ड्राइव हो सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली है क्या, इट इज द सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अबव 4 लॉज। और नाम ही है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी ये किस तरह की गैस के लिए इक्वेशन है, आइडियल गैस के लिए। तो वो इक्वेशन ये आती है, पी वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, पी वी इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर है, पता है आपको, वी वॉल्यूम है, एन क्या है, जो एन है वो है नंबर ऑफ मोल्स। आर आपका गैस कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसमें मेजर करेंगे, केल्विन में। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं,
टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो भी गैस सैंपल का टोटल मास है स्मॉल एम, उसको अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम से डिवाइड कर दें, उससे क्या पता लग जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एम होता है टोटल मास और कैपिटल एम होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो अब जरा आप देखो, सबसे पहला लॉ देखते हैं, सारे लॉ यहां से आएंगे कि नहीं आएंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये कहता है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस। गिवन मास ऑफ ए गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कांस्टेंट, आर तो अपने आप में कांस्टेंट है ही, और फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, तो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो ये पूरा प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, जो यहां लिख देता हूं मैं, जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा लॉ था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता था एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है यानी प्रेशर ये क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो V जो आ गया वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वो लॉ भी यहां से आ जा रहा है। तीसरा लॉ था जो प्रेशर लॉ या गे-लुसाक्स लॉ, वो ये कहता था फॉर ए गिवन मास यानी n जो है वो कांस्टेंट, फिर से n कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट है ही, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो प्रेशर ही बचा यहाँ पे, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वो भी यहां से आ जा रहा है। जो फोर्थ लॉ है अवोगाद्रो लॉ, वो क्या कहता है, अगर टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर सेम है, तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। अवोगाड्रो नंबर Na होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो वो इक्वेशन भी यहां से समझ में आ रही है कि अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो n भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो आप अगर आप यहां से निकालोगे n, तो n कितना आ जाएगा, n आ रहा है PV अपॉन RT। अगर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और R तो कांस्टेंट होता है, वो तो सेम होगा ही, तो n भी क्या हो जाएगा, n भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चारों लॉ जो हैं वो एक ही इक्वेशन से ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या है कि सेम मास है गैस का, यानी गैस का जो सैंपल है वो सेम ही है। उस सैंपल को दो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू लेके जाया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। आप ऐसे मान लो, अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूं तो वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक बार इस प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, एक बार इस प्रोसेस के थ्रू वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। सेम गैस सैंपल है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले आप मुझे बताओ, ये दो ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किस तरह का ग्राफ है। तो क्या ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस से मैच कर रहा है। पीवी ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो शेप यही होती है। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई कि दोनों प्रोसेस जो हैं, दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये जो नीचे वाली प्रोसेस है, इसमें जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसकी वैल्यू T1 दी हुई है। उस पूरी प्रोसेस के दौरान गैस सैंपल का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, T1। चाहे गैस सैंपल इस स्टेट पे हो या इस स्टेट में हो या इस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पीवी ग्राफ पे हर पॉइंट एक डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट का मतलब है इतना प्रेशर और इतना वॉल्यूम, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इतना प्रेशर और इतना वॉल्यूम। तो क्या है, हर पॉइंट जो है वो एक अलग डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोसेस क्या होती है, जब हम किसी गैस सैंपल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू होते हुए, तो आप इस स्टेट से इस गैस सैंपल को इस स्टेट तक लेके आ रहे हो स्लोली आइसोथर्मली, कितने टेम्परेचर पे, T1 पे। और जब हम इस प्रोसेस के थ्रू लेके आ रहे हैं तब जो आइसोथर्मल प्रोसेस तो वही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो दिया है T2।
गैस सैंपल वही है, एन जो है वो सेम है, यानी आप ऐसा कह सकते हो N1 इक्वल टू N2। तो क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा है कि T1 T2 को कंपेयर कराओ, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। ठीक, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। ठीक, N दोनों केसेस के लिए सेम है, R भी गैस कांस्टेंट है, दोनों केसेस के लिए सेम होगा, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर मैं एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहां पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का फायदा ये होगा कि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, दोनों के लिए प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। मान लिया उसको नाम दे देते हैं P0। इस पॉइंट के लिए जो वॉल्यूम होगा उसको नाम दे देते हैं V1, और इस पॉइंट के लिए जो वॉल्यूम होगा उसको नाम दे देते हैं V2। ये 2 पॉइंट मैंने लिए, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। तो अगर हम A पॉइंट की इक्वेशन लिखें तो A पॉइंट की इक्वेशन ये होगी, प्रेशर कितना है P0, वॉल्यूम कितना है V1 इक्वल टू NR, तो वो सेम ही है, और टेम्परेचर उस ग्राफ के लिए कितना है T1। और अगर हम B पॉइंट की इक्वेशन लिखें तो B पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, प्रेशर तो वही P0 है, वॉल्यूम लेकिन V2 है, इक्वल टू कितना है NRT2। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो V1 अपॉन V2 जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, T1 अपॉन T2 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से सब कुछ पता लग गया, V1 और V2 में किसका वॉल्यूम ज्यादा है, डेफिनेटली V2 ज्यादा है, साफ पता लग रहा है। तो अगर V2 ज्यादा है तो इस तरफ T2 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो T2 का जो टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। इसी गेम को आप वर्टिकल लाइन बना के भी कर सकते थे। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहां बनाता इस तरह से, तो वर्टिकल लाइन का मतलब अब ये 2 पॉइंट कहता, मैं इसको कह देता C और इस पॉइंट को कह देता मैं D। C और D दोनों पॉइंट्स के लिए जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, और उसको नाम दे देते हैं V0। ठीक, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो C के लिए जो प्रेशर होगा उसको नाम दे देते हैं P1, और D के लिए जो प्रेशर होता उसके लिए उसको नाम दे देते हैं P2। अब जरा C और D की इक्वेशन लिखते हैं। तो C की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो C वही PV इक्वल टू nRT, तो प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V0 इक्वल टू nRT1। D के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वहां पे प्रेशर कितना है P2, D पॉइंट के लिए वॉल्यूम कितना है वही V0, और टेम्परेचर कितना है T2, तो nRT2। अब अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब यहां से साफ देखो आप, P1 और P2 में कौन सा प्रेशर ज्यादा है, डेफिनेटली P2 जो है वो ज्यादा है। तो अगर P2 अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली T2 क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से भी क्या निकल के आ रहा है, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर। तो अब आप ये ध्यान रख सकते हो कि अगर कई सारे आइसोथर्मल के कर्व्स दिए हुए हैं तो जो जितना कर्व ऊपर उठता जाएगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ये T1, T2, T3, T4, T5, जितना कर्व ऊपर की तरफ उठेगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो इसमें इस ग्राफ में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होगा जिस आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो कौन सा होगा, वो ये वाली होगी, T5 वाली। क्लियर। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें पीवी ग्राफ दिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये भी, इसमें भी जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो T है, और ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें भी कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, T। दोनों ही आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसकी वैल्यू सेम है। फर्क इसमें यह है कि जो गैस यूज की गई है इसमें उस गैस का मास M2 यूज किया गया है इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस में उसी गैस का मास M1 यूज किया गया, यानी गैस जो है वो सेम है, लेकिन गैस का जो मास है वो दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस में अलग अलग यूज किया गया। सेम गैस विद डिफरेंट मासेस। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि M1 और M2 को आपको कंपेयर करना है, कि M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से करो, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा और आप रिजल्ट तक पहुंचे होंगे, और रिजल्ट आएगा M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर नहीं आपको समझ में आया तो हम फिर से देखते हैं इसको। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT।
नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएं इस तरह से, आप नीचे से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ए कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट बी कंसीडर कर रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के लिए, इन दोनों स्टेट के लिए जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, वो क्या होगा, पी नॉट होगा। ठीक है, तो अगर हम एक इक्वेशन लिखें तो एक ही इक्वेशन आ जाएगी आपकी पी नॉट। इसके लिए जो वॉल्यूम है वो V1 मान लेते हैं, ए पॉइंट के लिए वॉल्यूम V1 और V पॉइंट के लिए वॉल्यूम मान लेते हैं V2। पी नॉट V1 ए पॉइंट की इक्वेशन लिख रहे हैं इक्वल टू मास कितना है ए के लिए, वो है M1 अपॉन कैपिटल M R टेम्परेचर T। और बी पॉइंट के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगी, पी नॉट वॉल्यूम कितना है V2, मास कितना है गैस का M2 अपॉन कैपिटल M इंटू RT। टेम्परेचर दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सेम है। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो सिंपल सा आ जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। और यहां से एकदम आपको पता लग रहा है कि अगर V2 बड़ा है, साफ दिख रहा है V2 जो है वो V1 से बड़ा है, V2 बड़ा है तो कौन सा बड़ा हुआ, इसमें M2 बड़ा होगा, सो M2 इज ग्रेटर देन M1। यानी सेकंड प्रोसेस में जो टोटल मास लिया गया है उस गैस का वो ज्यादा यूज किया गया है रिलेटिव टू फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का वेरिएशन देखने जा रहे हैं कि डेंसिटी किस किस चीज पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आती है वो आती है PV इक्वल टू nRT। n को आप लिख सकते हो टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इनटू R इनटू T। अब अगर वॉल्यूम को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा P इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल V इंटू RT बाई कैपिटल M। अब ये स्मॉल m अपॉन V क्या है, स्मॉल m क्या है, उस गैस का टोटल मास है, जितना मास उस सैंपल में आपने यूज किया, और V उस गैस चैम्बर का वॉल्यूम है। तो ये बन जाएगी डेंसिटी। तो डेंसिटी की इक्वेशन जो आ रही है P इक्वल टू आ रही है रो RT बाई M। P इक्वल टू क्या आ रहा है, रो RT बाई M। रो क्या है, डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और M क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो R और कैपिटल M तो कांस्टेंट ही हो गए। ठीक है, तो अब जरा वेरिएशन देखते हैं किस तरह से वेरिएशन होगा डेंसिटी का। डेंसिटी अदर वेरिएबल्स के साथ किस तरह से वेरी करेगी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात मैं देख रहा हूं डेंसिटी का प्रेशर के साथ वेरिएशन। अब डेंसिटी का प्रेशर के साथ देख रहे हो वेरिएशन, तो टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया आपने, R तो गैस कांस्टेंट है, मास मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन की अगर स्लोप पूछी जाएगी, अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो उसकी स्लोप जो अगर पूछी जाएगी आपसे tan थीटा, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा RT बाई कैपिटल M। ठीक है, तो इसमें भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लिया दो इक्वेशन आपको, दो स्ट्रेट लाइन दे दी, टेम्परेचर कांस्टेंट पे डेंसिटी और प्रेशर के वेरिएशन की, और पूछ लिया किस स्ट्रेट लाइन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, किस स्ट्रेट लाइन का टेम्परेचर कम होगा। तो आप इस स्लोप से फाइंड कर सकते हो, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दो स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ पे इस तरह से, और क्या जी दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, लेकिन ये अलग गैस के लिए, ये अलग गैस के लिए, ये जिस गैस के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट M1 है, और ये जिस गैस के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट M2 है। अब आप बताओ M1 M2, तो यहां से पता लग रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो स्लोप ज्यादा M1 वाले की, इसका मतलब M1 मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। तो कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होगा, तो डेंसिटी को टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं, तो प्रेशर ऐसा करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखो डेंसिटी इनटू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मास मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होगा ही, R गैस कांस्टेंट है ही, तो डेंसिटी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। जब इस तरह की इक्वेशन होती है y इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो इसकी जो शेप बनने वाली है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वेरी करेगी। तीसरा बना लेते हैं हम डेंसिटी का और वॉल्यूम का बना लेते हैं। तो ये तो सिंपली है, डेंसिटी तो सिंपली क्या होती है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इसका मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम के टोटल मास के बराबर होगा। और अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है उसमें टोटल मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह से। ठीक है, तो आप कैसे भी ग्राफ बना सकते हो, और एक बार आपको ग्राफ्स और इक्वेशंस क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर ग्राफ पे बेस्ड है तो उसको आप कर सकते हो। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तब आपको वीडियो फिर से प्ले करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन में आपको पीटी ग्राफ दिया है। पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, केल्विन में है, और वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया है। ये पॉइंट दिया है ए, ये पॉइंट दिया है बी। कोई गैस है, आइडियल गैस है और गिवन मास है। ठीक है, गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, वो इस तरह से प्रेशर, उसका प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया है। ठीक है, गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, उसका प्रेशर टेम्परेचर आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है गैस जो है ए स्टेट से बी स्टेट तक जा रही है। कोई प्रोसेस है, कोई रैंडम प्रोसेस है, ए से बी स्टेट जा रही है। आपसे ये पूछा गया कि आपको इसके वॉल्यूम के बारे में बताना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा होगा। इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, इसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा, कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये ओरिजिन से नहीं पास करेगी, ये कहीं इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, ओरिजिन से ये पास नहीं कर रही है ये। तो आपको वीडियो पॉज करना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। अगर आपने ट्राई किया है तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर ये आ रहा है कि वॉल्यूम गैस का जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ए से बी प्रोसेस जाने में गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है अब आप समझो इसको। अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं इस तरह की, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये बनाई है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये बनाई है, दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं। एक मेरी स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास करती हुई जा रही है ओरिजिन ऑफ पॉइंट ए से, दूसरी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन ऑफ पॉइंट बी से पास करती हुई जा रही है। ठीक है, तो पीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो डेफिनेटली आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। यानी इस पूरी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम मैं कह देता हूं वीए, क्योंकि अगर इस पॉइंट का वॉल्यूम वी है तो इन सारे पॉइंट्स पे वॉल्यूम कितना रहेगा, वी रहेगा, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। और ये जो दूसरी प्रोसेस है ये भी आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है। पीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाए तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। और आइसोकोरिक प्रोसेस पे वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो अगर इस पॉइंट का वॉल्यूम वी है तो इन सारे पॉइंट्स का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और वो वॉल्यूम क्या होगा, वी। अब सिंपली आपको ये कंपेयर करना है कि वी ए ज्यादा होगा कि वी ज्यादा होगा। तो पीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती थी, पीटी ग्राफ की स्लोप होती थी एनआर ओवर वी। और यहां से साफ पता लग रहा है कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। तो स्लोप किसकी ज्यादा है, इस ए वाली लाइन की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब वी ए क्या होगा, कम होगा, और वी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए से बी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं। उसमें एन मोल्स हैं किसी आइडियल गैस के, एन नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं आपको, और वो जो गैस सैंपल है एन मोल्स का वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। और उस प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ है वो आपको इस तरह से दिया है, स्ट्रेट लाइन। ये वो गैस सैंपल स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है
और किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, उस प्रोसेस का आपको पीवी ग्राफ ये दिया है, कुछ वैल्यूज दी हैं। ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो दिया है 2P0, 2P0, और ए पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो दिया आपको V0। इसी तरह से V पॉइंट का जो वॉल्यूम दिया है वो आपको दिया है 2V0, और V पॉइंट का जो प्रेशर दिया है वो दिया है P0। ठीक, और ये आपको डायरेक्शन दी है कि जो आपका सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं वो स्टेट ए से स्टेट बी में इस प्रोसेस, इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। ये प्रोसेस कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस नहीं है, वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस नहीं है, प्रेशर इसमें कम हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर की भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में पीवी ग्राफ जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे कर्व्ड होता है, वो इस तरह से कर्व्ड होता है वो। ठीक, वो इस तरह से कर्व्ड होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी। ए से बी तक जब ये गैस जाएगी तो इस पूरे प्रोसेस में वो पॉइंट क्या आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो सैंपल का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अब आप एक चीज समझो, ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, अगर उसको टी ए लिखें, ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको टी ए लिख रहे हैं, और बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको टी बी लिख रहे हैं, ये फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन हम वही लगा रहे हैं, पी वी इक्वल टू एनआरटी। तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा पीवी अपॉन एनआर। तो टी ए कितना आने वाला है, ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 2P0 है, वॉल्यूम जो है वो V0 है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स तो एन ही है, और आर गैस कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर टी बी फाइंड करें तो प्रेशर जो है वो P0 है, वॉल्यूम जो है वो 2V0 है, अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आर गैस कांस्टेंट है। तो यहां से ये पता लग रहा है कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, वो टेम्परेचर है, ए स्टेट में जो टेम्परेचर है सिस्टम का वही बी स्टेट में है। ठीक, और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस ए से बी जाने में किस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो ए का टेम्परेचर है वही बी का टेम्परेचर, इसका मतलब ए से बी जाने में पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव की होगी, उसके बाद डिक्रीज करके फिर से वही टेम्परेचर हो गया होगा, क्योंकि जो ए का टेम्परेचर वही बी का टेम्परेचर, बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ होगा, फिर से वही वैल्यू उसने अचीव कर ली होगी। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद सॉल्यूशन दो। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा, और वो जो पॉइंट आता है जिस पे टेम्परेचर मैक्सिमम है वो पॉइंट आएगा आपका 3V0/2, यानी V0 और 2V0 का एग्जैक्टली मिड पॉइंट आता है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखो, ये पीवी ग्राफ दिया है आपको, तो हम इक्वेशन लिखते हैं पी और वी में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटू x माइनस x1। ठीक है, जरा वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस y1, ये पॉइंट मान लेते हैं 1 और ये पॉइंट मान लेते हैं 2। तो 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे y1 x1 x1 y1, तो वो हो जाएंगे v0, 2P0, ये x1 y1 है। x2 y2 कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2V0, P0, ये दूसरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो दो पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, y माइनस 2P0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, P0 माइनस 2P0 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2V0 माइनस V0 इंटू x माइनस x1, x माइनस V0। तो जो इक्वेशन आ रही है, जो y है वो बेसिकली क्या है, प्रेशर है, तो यहाँ पे P लिखे हम, और जो x है वो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम है, तो उसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो P इज इक्वल टू आ गया माइनस P0/V0 इंटू v माइनस V0 प्लस 2P0। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस P0/V0 इंटू v, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस P0 और 2P0 ये है तो प्लस 3P0 हो जाएगा।
तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जो प्रोसेस है आपकी उसकी ये इक्वेशन बन जाएगी। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है वो ये पता लग जाएगा आपको। आपको टेम्परेचर फाइंड करना है तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन में v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि PV इक्वल टू nRT पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा v, और PV को क्या पुट कर देंगे nRT। तो nRT इज इक्वल टू हो गया माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट इंटू वी। टेम्परेचर आपको अब ये जो फंक्शन आ रहा है ये बेसिकली टेम्परेचर मिल गया आपको एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब आपको टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे dt बाई dv, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और उसको क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो जरा पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो nr टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में dt बाई dv इज इक्वल टू माइनस 2 पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस 3 पी नॉट, और इस पूरी इक्वेशन में dv बाई dt को क्या पुट करेंगे 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू माइनस 2 पी नॉट वी बाई वी नॉट प्लस 3 पी नॉट। इस टर्म को इधर ले आते हैं, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया तो जो v आ गया तो आ गया 3v नॉट बाई 2, यानी इस वॉल्यूम की वैल्यू पे टेम्परेचर आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम आ रहा है वो एग्जैक्टली कितना आ रहा है 3v नॉट बाई 2, एग्जैक्टली मिड पॉइंट आ रहा है। यानी इस वॉल्यूम के लिए यानी इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट कहीं नाम दे दें इसको, एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा वो डेफिनेटली C। इस C पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी TC जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर होगा कितना, तो वो हम कहां से फाइंड कर लेंगे, वो हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। ठीक, देखो जरा आप इसमें nRC पॉइंट के लिए लिख रहे हैं TC, वो मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, वी कितना है 3v नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट इंटू वी की जगह क्या पुट करेंगे 3v नॉट बाई 2, तो ये मिल जाएगा आपको 9/4 माइनस 9/4 पी नॉट वी नॉट प्लस 9/2 पी नॉट वी नॉट। तो इसको सेटल आप करोगे तो ये आ जाएगा 9/4 पी नॉट वी नॉट इक्वल टू nRTC। तो TC कितना मिल जाएगा आपको, TC जो आएगा वो nR से इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है A से B प्रोसेस के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 पी नॉट वी नॉट बाई 4 nR। क्लियर।